हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी वाला में। मैं योगेश लहानकर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन लेके आया हूँ। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि आपकी सीयूईटी पीजी हिस्ट्री की जो एग्ज़ाम है वो अभी मार्च में होने वाली है, और इस एग्ज़ाम में संगम लिटरेचर का जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आए दिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, सीयूईटी पीजे में ही नहीं तो बाकी बल्कि और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संगम लिटरेचर के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन आता रहता है। कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि भाई संगम लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम हिस्ट्री। यूपीएससी से लेके एसएससी तक, सीयूईटी पीजी से लेके आपके दूसरे किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसी वजह से मैं एक ज़बरदस्त सेशन लेके आया हूँ, एक सेशन काम खत्म। ये मैंने नाम दिया है इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस तरह से आपकी तैयारी करके लेने वाला हूँ अगले 30 से 40 मिनट में संगम लिटरेचर की, कि आपको यहाँ से आगे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ से आगे आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी, सारा का सारा बोर्ड के ऊपर होगा और आपको यहीं के यहीं समझाया जाएगा। आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ इसी सेशन में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा। जी हाँ, क्या नहीं याद रखना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आई एम श्योर आप भी नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं एक सेशन काम खत्म संगम लिटरेचर के लिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, इंट्रोडक्शन देखेंगे संगम लिटरेचर की कि क्या है संगम लिटरेचर वगैरह। डिवीजन ऑफ संगम लिटरेचर, किस आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं संगम लिटरेचर को, अकम्पुरम वगैरह है या फिर टाइम फ्रेम में अर्ली एंड लेटर संगम है ना, या फिर नरेटिव डिडक्टिव, नरेटिव एंड डिडक्टिक, ये सारे जो डिविजन्स हैं संगम लिटरेचर की, इसके बारे में बात होगी। 5 संगम एपिक्स जो हैं, जो लेटर संगम लिटरेचर का भाग हैं, उनके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा। और उसके बाद हम लोग संगम लैंडस्केप तिनाइस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तिनाई वगैरह जो हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। मोटा मोटी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे। आप जब ये पूरा सेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए कवर करी हैं। अब देखिए, एक अच्छे टीचर की तरह मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली मैंने कौन से सोर्सेज जो है वो कंसल्ट किए हैं, ताकि आपको फिर से जाके ये सारे सोर्सेज पढ़ने ना पड़े। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपिंदर सिंह, जो कि एक बहुत ही उम्दा किताब है आपको अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो, स्पेशली कल्चरल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। अर्ली इंडिया बाय रोमिला थापर, एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, एंशिएंट इंडिया बाय वी डी महाजन। अगर इन चारों किताबों को पढ़ लेने के बाद आपको संगम लिटरेचर के बारे में जितनी जानकारी होगी ना, वो सारी जानकारी हम इस एक सेशन में आपके लिए ला रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा एक सेशन काम खत्म। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं 1 और 3 के ऊपर। ठीक है, 1 और 3 यानी उपेंद्र सिंह जी की जो किताब है वो, और दूसरी आर एस शर्मा जी की किताब है वो, एंशिएंट इंडिया, आपकी ग्रेड 11 की एनसीईआरटी है। इन दोनों के ऊपर ज़्यादातर हम लोग डिस्कशन बेस्ड रखेंगे, लेकिन वी डी महाजन की बुक और रोमिला थापर जी की बुक, इन दोनों को भी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा स्लाइड्स है, क्योंकि मुझे आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाना था। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान सा मुद्दा, दिस इज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो सारी लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं, उसमें सबसे पहला लिटरेचर हमें इस क्लासिकल तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलता है, वो संगम लिटरेचर ही है। द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन टू द तमिल्स बिफोर द बिगिनिंग्स ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ठीक है, एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द संगम लिटरेचर। तो यहाँ पे बताने की कोशिश सिर्फ इतनी हो रही है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी या उसके पहले से ही तमिलियंस को एक्चुअली भाषा का इस्तेमाल, लिखना वगैरह वो जानते थे। और यही वजह है कि संगम लिटरेचर जो है इतनी अच्छी तरीके से तमिळकम में, एंशियंट तमिळकम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे डेवलप हो सका। ठीक है, तो एक लॉजिकल रीजन है कि भाई लोग बहुत पहले से यहाँ पे लिखावट वगैरह जानते थे, लिखना कैसे है वगैरह। तो भाषा का जो इन लोगों का अभ्यास था वो बहुत ही उम्दा था। इसकी वजह से संगम लिटरेचर जैसी बहुत ही उम्दा कलाकृतियाँ इनके हाथ से ये हुई हैं, बनी हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन इन ओल्ड तमिल।
जिसको हमने अभी अभी क्या सुना, उसको कहते हैं क्लासिकल तमिल। ठीक है, तो तमिल और क्लासिकल तमिल में फ़र्क होता है, और ये जो सारे पोएम्स हैं संगम में लिखी हुई, वो सारी की सारी क्या हैं, क्लासिकल तमिल में लिखी हुई हैं। ठीक है, संगम जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही आसान सा ये है, संगम मतलब गैदरिंग ऑफ पोएट्स। जो ये है कवि है, उनकी गैदरिंग, उनका जो ये एक ये होता है गैदरिंग, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और ठीक है कविता वगैरह लिख रहे हैं उस तरह से। एक ट्रेडिशन है तमिलनाडु में, जिसके हिसाब से 7th सेंचुरी सी में एक मतलब एक ये है बुक लिखी गई थी। उस बुक में ये कहा गया है कि 3 संगम हुए थे। तो 7th सेंचुरी की में एक जो किताब लिखी गई थी उसमें ये मेंशन आया है कि 3 संगम हुए हैं। कितने संगम हुए हैं? 3 संगम। और ये कहाँ पे हमें जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें 7th सेंचुरी, एक बुक है 7th सेंचुरी की, एक बुक है तमिल भाषा में लिखी हुई, जिसमें कहा गया है कि 3 संगम हुए थे। ठीक है, तो पहला मदुरई में था, जो 4440 साल चला, ऐसे मेंशन है। ठीक है, दूसरा है जो कपाटपुरम में हुआ था, 3700 ईयर्स चला था। और तीसरा फिर से एक बार मदुरई में हुआ था, 1850 साल चला था। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 9990 ईयर्स। ये आर एस शर्मा की बुक में भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एग्जैजरेशन है, इतने साल तो कोई मतलब संगम वगैरह नहीं चलता है, हमको भी पता है, लिटररी एग्जैजरेशन है। इसके अलावा और भी दूसरे कुछ लिटररी एग्जैजरेशन हैं। तो यहाँ पे बताया गया, देखो 8598 जो है पोएट्स थे इसमें, और 197 पांड्यन किंग्स ने इनको पेट्रनेज दिया था, मतलब अपना राजाश्रय दिया था। किन्होंने? पांड्यन किंग्स ने। कितने? 197। पोएट्स कितने हैं? 8598, 8598 पोएट्स, 197 पांड्यन किंग्स गिविंग पेट्रनेज, 9990 ईयर्स, ऐसे करके आया है। इतने सालों तक चले हैं 3 संगम कुल मिला के। तो ऑब्वियसली ये सारा का सारा क्या है? लिटरेरी एग्जैजरेशन है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज हिस्टोरिकल। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ चीजों के ऊपर भरोसा जरूर कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, the language and style suggests the possibility that they were the product of some sort of literary gathering. हम लोग ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि लोग इकट्ठा आके इन्होंने इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर को जन्म दिया है, लिखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कवि पोएट्स जो हैं इकट्ठा आके इन्होंने ऑब्वियसली इस संगम लिटरेचर को बनाया था, ये हम लोग जरूर मानते हैं। ठीक है, लेकिन 9990 साल वगैरह नहीं है। ठीक है, इतना तो हम लोग बोल सकते हैं। तो वो लिटरेरी एग्जैजरेशन है, लेकिन हम लोग इतना तो कहते हैं कि भाई लिटरेरी गैदरिंग हुई थी, ठीक है, लोगों की। देयर इज सम हिस्टोरिसिटी एसोसिएटेड विद द थर्ड संगम। अगर हम 3 संगम के बारे में बात करते हैं तो उसमें से जो थर्ड संगम है उसको कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्योंकि उसमें जो राजाओं के नाम दिए गए हैं या फिर जो पोएट्स यानी कवियों के नाम आए हैं जिन्होंने संगम लिटरेचर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो ये जो लोग हैं ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं और ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, और इसी वजह से हम लोग थर्ड संगम को थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल मान सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो व्हाट वी कैन डेफिनेटिवली से इज दैट संगम्स वर हेल्ड अंडर रॉयल पेट्रनेज। किसी राजाश्रय के अंतर्गत संगम लिटरेचर जो है वो मतलब ये किया गया है, कंपोज किया गया है, इतना हम लोग 100% बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना तक यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद एक स्लाइड है इंट्रोडक्शन की, जहाँ पे संगम नाम के ऊपर जो बवाल है उसके बारे में बात हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बवाल है समझते हैं। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन संगम नाम का जो है वो ये आता है कि 5th सेंचुरी तमिलनाडु में, 5th सेंचुरी तमिलनाडु मदुरई रीजन में जैन संघ जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था। जैन संघ, तो जैन संघ क्या होता है? बुद्धिस्ट संघ की तरह जो जैन भिक्खु और भिक्खुनी जो होते हैं उनके इसको जत्थे को हम लोग संघ कहते हैं। तो जैन संघ जो है मदुरई में 5th सेंचुरी सी में जो है ये हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था, और इसी के आधार पे इसको संगम कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना भी है। तो संगम इट इज नॉट मियरली संगम और गैदरिंग ऑफ पोएट्स, बट दैट इज एक्चुअली संघ, जैन संघ उससे आता है, ऐसे करके भी बोलते हैं। और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से आजकल के जो स्कॉलर्स है इसको अब वो संगम लिटरेचर के तौर पे मतलब नहीं बोलते, उसको वो कहते हैं अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर। अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर ये नाम यूज करना आजकल स्कॉलर्स जो है पसंद करते हैं।
लेकिन आप जब कभी भी जहाँ कहीं पे भी ये सर्च करने की कोशिश करेंगे, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि ये वाला नाम कहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं रहा है, सारे लोग अभी भी इसको संगम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है? तो ये जो है क्या करें, आदत से मजबूर हैं। सारों ने अभी उसको पहले से ही संगम लिटरेचर बोल के इतना मतलब ये कर दिया है कि सारे ही लोग आज भी इसको संगम लिटरेचर ही कहते हैं, ठीक है? लेकिन टेक्निकली मेरे ख्याल से इवन अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर ये ज़्यादा बेहतर ये रहता, नाम रहता, ठीक है? द संगम लिटरेचर इसका जो टाइम फ्रेम है ना कंपोजिशन का, वो ऐसा माना जाता है कि circa 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सी, मतलब लगभग 600 साल में इसका कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो 3rd सेंचुरी बीसी एंड 3rd सेंचुरी सी तक यहाँ पे मतलब 600 साल हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो 473 पोएट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, तो वो कुछ 8000 वगैरह जो बता रहे थे वो सही नहीं है। आइडेंटिफाई किया गया है 473 पोएट्स को, जिसमें से 30 जो हैं वो महिलाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? 30 जो हैं महिलाएं हैं, 473 पोएट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। दीज पोएट्स यानी ये जो कवि हैं वो समाज के विभिन्न अंगों से आते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं वहां से आते हैं। कुछ कवि जो है राजा है, कुछ चीफ्टन्स हैं, कुछ कारपेंट्री कर रहे हैं, मतलब सुतार वगैरह जो होते हैं वो लोग, ब्लैक स्मिथ है ना, गोल्ड स्मिथ, अलग अलग सामाजिक इससे स्तर से आने वाले लोग जो हैं वो ये कविताएं कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है संगम लिटरेचर जो है वो काफी ज्यादा क्या हुआ है, रिच इन कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग जब अपनी अपनी कविताएं रचते हैं तो वो अपने अपने अनुभव उनमें समाविष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कल्चरली संगम लिटरेचर बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, एनरिच्ड हो चुका है, ठीक है? तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से बातें जो हैं थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा सीरियस होने लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहली बार ये टेबल देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये 3 संगम, यहाँ से थोड़ा सा आपको क्या क्या रट्टा लगाना है, क्या क्या आपको याद रखना है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो 3 संगम हुए थे, हम सभी को पता है। और सारों का जो पेट्रनेज है वो पांड्या किंग्स ने दिया है। हमने वो भी देखा था, 197 पांड्या किंग्स बोले थे, वो थोड़ा एग्जैजरेशन है, लेकिन तीनों के तीनों संगम जो है वो हम लोग यही मानते हैं आज भी कि द अंडर द पेट्रनेज ऑफ द पांड्या किंग्स हुए हैं। इनका राजाश्रय जो है पांड्य राजाओं ने दिया है, ठीक है? पहला का जो प्लेस है मदुरई, थर्ड का भी है मदुरई, जो सेकंड है वो कापाटपुरम है। कापाटपुरम इज एक्चुअली एंशियंट सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ द पांड्यास, ठीक है? जो प्रेसिडेंट्स हैं इसके यानी चेयरमैन जो हम कह सकते हैं, तो पहला जो है अगस्त्यार या अगस्त्य है, अगस्त्य ऋषि मुनि, ठीक है, जिनका ऋग्वेद में भी नाम आता है। दूसरे में पहले सत्र में अगत्य थे, लेकिन उसके बाद तोलकापियार जो है वो इसके अध्यक्ष बन गए। थर्ड में नक्कीरार। ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों नाम जो हैं एक्चुअली आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? अगर हम कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट संगम से अभी कोई भी किताब जो है हमारे हाथ में नहीं लगती। सेकंड संगम से हमें सिर्फ तोलकापियम ऑफ तोलकापियार इन्होंने ही लिखी है, जो अध्यक्ष थे उन्होंने ही लिखी है तोलकापियम, तो उनकी जो किताब है वो हाथ लगती है, तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड ये किताब है। और थर्ड जो संगम हुई है, जो हमने कहा कि थोड़ी हिस्टोरिसिटी भी उसमें है, तो वहां से मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग संगम लिटरेचर जो है वो हमें मिलता है। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि भले ही ये कॉम्पोजिशन जो है थर्ड संगम में हुआ हो, लेकिन इट वाज कमीशन टू राइटिंग एट अ मच लेटर डेट। तो आप कुछ ऐसे एपिक्स भी देखेंगे जो लेटर संगम में आते हैं, जो 10th सेंचुरी में लिखे हैं, बहुत बाद में लिखे हैं, बहुत बहुत बाद में लिखे हैं, बट दे आर एट्रीब्यूटेड टू द थर्ड संगम, ठीक है? इस तरह से बात हो रही है, समझ रहे हो? आपको बहुत बाद में भी लिखे हुए कुछ है जिनको हम पोस्ट संगम लिटरेचर में डाल देते हैं। अब यहां से आगे और ज्यादा सीरियस हो जाएंगी बातें, क्योंकि ये तो भाई चलो ठीक है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। यहां से आगे चीजें और थोड़ी ज्यादा अब ये होने लग जाएंगी, सीरियस होने लग जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकम एंड पूरम के बारे में। ये कंसेप्ट जो है ये हमेशा आए दिन पूछा जाता है, स्पेशली इन द लेसर एग्जामिनेशंस, ठीक है? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ संगम पोएम्स, अकम एंड पूरम। तो ये जो है व्हाट आर दे, अकम एंड पूरम क्या है? टाइप्स ऑफ पोएम, कविताओं के प्रकार है। क्या है? कविताओं के प्रकार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए,
कविता के प्रकार है ये, ठीक है। कविता के प्रकार है अकम एंड पूरम। तो अकम का मीनिंग क्या होता है? अकम जो है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। आपको खुद को किस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे मेजर थीम जो है वो प्यार यानी लव है, ठीक है। प्रेम जो है इसकी जो है मेन थीम है, ठीक है। ये प्राइवेट पोएट्री के तौर पे जानी जाती है। अकम जो है ये प्राइवेट पोएट्री है। उसके बिल्कुल उल्टा है आपकी पूरम पोएट्री, ये जो है ये एक्सटर्नलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर काम करती है। ये जो चीज है इसमें ज्यादा टटोली गई है। इसमें मेजर थीम जो है वॉर यानी युद्ध, इसके बारे में बात होती है। हीरोइज्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ हीरोज, कि इसने इसको मार गिराया, इतना बड़ा युद्ध किया, इतने लोगों को इसने मारा, ये वो, ठीक है, बहुत बड़ा शूरवीर था, ऐसी सारी चीजें पूरम में दी गई है। अकम एंड पूरम, अकम इज इक्वल टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पूरम इज इक्वल टू एक्सटर्नैलिटीज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। अकम में लव जो है यानी प्रेम जो है इसका मेन थीम है, और पूरम में मेन थीम है युद्ध यानी वॉर। तो आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ अकम एंड पूरम जो है ना, ये हमें विश्व के दूसरे किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। हमें सिर्फ और सिर्फ तमिल के इस संगम लिटरेचर में मिलता है। इसको हम सुई जेनेरिस भी कहते हैं। सुई जेनेरिस मतलब दिस इज वन ऑफ अ काइंड, दिस थिंग, क्या बोलते हैं, डिवीजन, टाइप्स ऑफ पोएट्री जो तमिल लोगों ने किया है, ठीक है। सो बाकी कहीं पे भी हमें विश्व में ये देखने को नहीं मिलता। जो रामानुज है, ए के रामानुज, इन्होंने पूरम पोएट्री को पब्लिक पोएट्री कहा है, और इसीलिए मैंने कहा अकम पोएट्री जो है पर्सनल पोएट्री है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है, और पूरम में जो है हीरोज, उनका ग्लोरिफिकेशन, उनका शौर्य, उनकी शौर्य गाथा, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी वजह से इसको पब्लिक पोएट्री कहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है पूरम पब्लिक, इस तरह से पूरम पब्लिक, अकम पर्सनल, ठीक है। पूरम पब्लिक याद रखो, बाकी दूसरा आ जाएगा आराम से, ठीक है। सो द तमिलियंस हैव अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग लिटरेरी थीम्स। तो तमिलियंस के यहाँ पे जो पोएम्स है उसको अकम एंड पूरम इसमें वो डिवाइड करते हैं, संगम लिटरेचर की जो पोएम्स है। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु में जो एंशंट तमिलकम है, वहाँ पे लिटरेचर को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसको डिवाइड करते वक्त अरम यानी वर्च्यू, पोरल यानी वेल्थ यानी पैसा, इनबाम यानी लव यानी प्रेम, एंड विदु यानी नॉलेज, ठीक है, यानी आपका विद्या, इसमें भी वो डिवाइड करते हैं। अकम एंड पूरम जो है ये क्लासिफिकेशन इससे कुछ खास अलग है नहीं, ठीक है। ये वीडी महाजन के बुक में उन्होंने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अकम एंड पूरम को हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनबाम तो लव आ गया, ठीक है। पोरुल जो है एंड आराम जो है वो आप इसमें डाल दो, पूरम में डाल दो, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कुछ खास फर्क है नहीं, ऐसे बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संगम लिटरेचर को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ संगम लिटरेचर बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम फ्रेम के ऊपर इसका डिवीजन कैसे है वो देखेंगे। तो टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही आसान है, अर्ली संगम लिटरेचर एंड लेटर संगम लिटरेचर, ठीक है। तो अर्ली संगम लिटरेचर में तीन मुख्य चीजें आती हैं। तोल्कापियम जो कि सेकंड संगम में बनी थी बुक, फिर आता है एट्टू टोकाई। एट्टू टोकाई सिंपली मीन्स 8 एंथोलॉजीज, ठीक है। एंड देन पट्टू पट्टू 10 इडल्स, ठीक है। ये कविताओं के प्रकार होते हैं, एंथोलॉजीज एंड 10 इडल्स, ठीक है। अगर हम 2 और 3 को मिला देते हैं तो उससे हमारा मेलकनक्कू मिल जाता है हमें। मेलकनक्कू मतलब 18 मेजर वर्क्स, 8 8 प्लस ये 10 हो गया आपका 18, ठीक है। और ये जो है इसको हम कहते हैं मेलकनक्कू, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लेटर संगम लिटरेचर में बात करेंगे तो यहाँ पे पटिनन कलकनक्कू है। पटिनन कलकनक्कू, पटिनन का मतलब होता है 18, कलकनक्कू का मतलब होता है माइनर वर्क्स, ठीक है। पटिनन कलकनक्कू। इसके अलावा लेटर संगम लिटरेचर में 5 एंशिएंट तमिल एपिक्स भी हैं, ठीक है। 5 तमिल एपिक्स भी आते हैं, इनके बारे में बात होगी जब हम लोग संगम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं,
यहाँ के कुछ ही बुक्स हैं जैसे कि तोल्कापियम, अगत्यार। अगत्यार तो मिलती भी नहीं है, बुक ही नहीं मिलती हमें, ठीक है? तो वो या तोल्कापियम, इनके बारे में बात होती है। ज़्यादातर जो डिस्कशन हम इस सेशन में करने वाले हैं, वो यहाँ इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ये पाँचों के पाँचों हम लोग देखने वाले हैं एंड पट्टिनन कलिकनक्कु में से 2 चीज़ें हम लोग जो हैं काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो 7 चीज़ें यहाँ से देखने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। और यहाँ की लगभग 3 से 4 चीज़ें तोल्कापियम, अगत्यार वगैरह वो देखने वाले हैं। और ये 18 जो है 18 मेजर वर्क मेलकनक्कू वो क्या है वगैरह वो भी देखेंगे। तो ये टाइम फ्रेम के ऊपर आप समझ गए, अर्ली एंड लेटर में होता है। अब दूसरा जो डिवीजन होता है वो उसके नेचर के ऊपर होता है। तो नरेटिव नेचर हो सकता है या डिडैक्टिक नेचर हो सकता है। तो वही वाली अगली स्लाइड है, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ संगम लिटरेचर बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है? संगम लिटरेचर का नेचर क्या है, इसके ऊपर बेस्ड जो डिवीजन है उसको अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो नैरेटिव जो है, नैरेटिव सेक्शन ऑफ संगम लिटरेचर, इसको हम लोग मेलकनक्कू कहते हैं। और मेलकनक्कू मैंने अभी ये कहा था आपको, जो 8 एंथोलॉजीज एट्टुटोकाई है और पट्टू पट्टू है, 10 सॉन्ग्स हैं, उनको मिलके मेलकनक्कू बोलता है। तो मेलकनक्कू जो है नैरेटिव है और उसके अलावा डिडैक्टिक जो है वो पट्टिनन कलकनक्कू है। तो पट्टिनन कलकनक्कू जो है वो आपका डिडैक्टिक में आता है। इसमें है 18 लेसर वर्क्स, माइनर वर्क्स, और इसमें आते हैं आपके 18 मेजर वर्क्स, है ना? तो इस तरह से आप समझिएगा। नैरेटिव का मतलब ये होता है कि सामान्य लोगों को स्टोरीज वगैरह सुना के उनको एक नरेशन देना, स्टोरीज देना, ठीक है, सामान्य लोगों को। डिडैक्टिक का मतलब ये होता है कि लोगों को मॉरल्स सिखाना, ठीक है? तो ये जो है 18 माइनर वर्क्स जो हैं वो लोगों को मॉरल जिंदगी कैसे जीते हैं वो बताते हैं। और ये जो नैरेटिव हैं 18 मेजर वर्क्स, वो लोगों को कहानियां सुनाते हैं अलग अलग प्रकार की, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नैरेटिव में क्या है, 18 मेजर वर्क्स है। एट्टुटोकाई पट्टू पट्टू आते हैं। एट्टुटोकाई मतलब 8, पट्टू पट्टू मतलब 10। बाय द वे, अगर आप ये मतलब सोच रहे हो कि इतने आसानी से मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, ये इसी वजह से है क्योंकि मैं थोड़ी बहुत कन्नड़ और मलयालम जानता हूँ, थोड़ी बहुत ही जानता हूँ। कर्नाटक में 10 साल रहा हूँ, केरला में 2 साल रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे पता है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, कन्नड़ में हम लोग बोलते हैं वंदु एरडू मूरू नाल्कु ऐदु आरू एड़ू एंटू। एंटू मतलब 8, एट्टू, एंटू एट्टू। देखो कन्नड़ में और ये जो तमिल लैंग्वेज है इसमें कितना साम्य है। एट्टू मतलब 8, और एट्टू के बाद आता है, एंटू के बाद आता है ओंबत्तु हत्तू, हत्तू पत्तू, पट्टू पट्टू, 10 सॉन्ग्स, पट्टू पट्टू, ठीक है? इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? मुझे पता है कि सारे लोगों को कन्नड़ 1 to 10 नहीं आते हैं, सारे लोगों को तमिल 1 to 10 नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताने का काम था कि मैं किस तरह से उसको याद रखता हूँ। चूंकि मेरा वहाँ पे एजुकेशन हुआ है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ ये भाषाएं, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आप मतलब ये रहता है, इजी जाता है ये वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है? लेकिन याद तो खैर बहुत दिन तक नहीं रहते, ठीक है? तो याद करने के लिए फिर से एक बार पढ़ना ही पड़ता है, वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूँ। जो आपका नैरेटिव यानी मेलकनक्कू है, तो मेलकनक्कू जो है ये कंपाइल्ड इनटू एंथोलॉजीज इन द 8th सेंचुरी, और उसके बाद में लगभग 10th, 11th एंड 12th सेंचुरीज में इनकी सुपर एंथोलॉजीज बनाई गई थी। और ये सुपर एंथोलॉजीज का ही मतलब होता है एट्टुटोकाई एंड पट्टू पट्टू। सो दीज आर द एंथोलॉजीज ऑफ द एंथोलॉजीज, ठीक है? ये एंथोलॉजीज की एंथोलॉजीज हैं, ठीक है? तो कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स का कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स है ये, इस तरह से देखिए इसको। मेलकनक्कू हैज हीरोइक पोएट्री, इसमें हीरोइक पोएट्री है, इसी वजह से मैंने कहा कि इसमें ये नैरेटिव है फॉर्मेट इसमें, और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर हीरोज इसमें आता है। यहाँ की अगर हम कविताएं पढ़ते हैं तो किस तरह से अर्ली तमिल सोसाइटी थोड़ी बहुत पैस्टोरल हुआ करती थी, इसके सबूत भी हम इस कविता में देख सकते हैं। और इसके अलावा मेगालिथिक कल्चरल बैकग्राउंड जो है इन कविताओं में काफ़ी एविडेंटली हमारे सामने आता है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रकार की संगम लिटरेचर की कविताओं से हमें ये पता चलता है कि मेगालिथिक बैकग्राउंड था इन लोगों को। तो वो हमें पता चलता है मेलकनक्कू से, ठीक है? मेलकनक्कू से पता चलता है। और हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि एक नया कंसेप्ट आता है वीरगढ़ का, ठीक है? वीरगढ़, वीर मतलब शूरवीर, और कर्ण का मतलब कन्नड़ या फिर और द्रविडियन लैंग्वेज में होता है स्टोन,
तो जो वीर लोग होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड स्टोन जो होता है वो भी जो है उसके बारे में भी इन कविताओं में हमें जिक्र मिलता है। ठीक है। सो हीरो की जब डेथ हो जाती थी तो उसको याद करने के लिए एक पीस ऑफ स्टोन वगैरह जो वो इरेक्ट करते थे और उसी से बाद में वीरकड़ का कॉन्सेप्ट आया होगा ऐसे माना जाता है। सम आइडियाज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एंड टैक्सेशन सिस्टम इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर एंड मर्चेंट्स एंड अर्बनाइजेशन। तो बहुत सारे जो शहर है जैसे कि कांची, मदुराई, पुहार, उरैयूर, इनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। कहाँ पे? मेलकनक्कू में। तो मेलकनक्कू नरेटिव है जहाँ पे हमें मेगालिथिक बैकग्राउंड, वीरकर्ण की जो अर्ली बिगिनिंग्स है वो समझ में आती है। अर्बनाइजेशन, बहुत सारे शहरों के बारे में हमें यहाँ पे ये पता चलता है और ग्लोरिफिकेशन ऑफ हीरो जो है इसमें किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं डिडैक्टिक सेक्शंस यानी लोगों को मॉरल सिखाने वाली जो ये है उसके बारे में। ठीक है। तो डिडैक्टिक सेक्शन इसको हम लोग पठिनन कलेकनक्कू भी कहते हैं। तो और इसमें 18 माइनर वर्क्स आते हैं। ठीक है। दीज सीम टू बी द वर्क ऑफ ब्राह्मीण, प्राकृत, संस्कृत स्कॉलर्स। ये बाद में लिखा गया है और ये जो है 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी में ज्यादातर लिखे गए हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है। दे वर कमीशन टू द राइटिंग इन द 4th एंड द 5th सेंचुरी CE। ठीक है। और ये जो है ब्राह्मीण जो लोग हैं उन्होंने लिखे थे जिनको प्राकृत, संस्कृत ये जो दो भाषाएं हैं वो आती थी। दे मेंशन कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर ऑल। तो राजाओं से लेके सामान्य जनता तक सबको किस तरह से समाज में पेश आना चाहिए, किस तरह से उनका एक तरह से समाज में आचरण होना चाहिए, इसके बारे में बात होती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट बता रहे हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डिडैक्टिक। इसी वजह से कहते हैं डिडैक्टिक, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। ऑल दिस सीम्स टू बी ऑफ लेटर टाइम्स, परहैप्स 4th सेंचुरी CE, 4th 5th सेंचुरी में लिखा गया है, ऐसे मैंने अभी भी कहा आपको। ब्राह्मण्स बिकेम एस्टैब्लिश्ड अंडर द पल्लवा रूलर्स। तो पल्लवा रूलर्स जो हैं जब अपने जेनिथ पे थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो पावरफुल थे, तब के ज़माने में जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे उन्होंने इसका कंपोजिशन किया है और ये किया है, दे हैव कमीशनड इट टू राइटिंग, ऐसे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे जो राजा है ना वो एक्चुअली सोलर और लूना डायनेस्टी से अपना डेसेंट क्लेम करते हैं और ये वाली जो प्रैक्टिस है वो नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये साउथ इंडिया में स्टार्ट होती है, यहाँ से नॉर्थ इंडिया में जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में भी ये प्रैक्टिस है, साउथ इंडिया में भी है, सोलर लूनार डायनेस्टीज वहाँ से अपना डेसेंट क्लेम करने का। ठीक है। तो हमने अभी तक डिवीजन ऑफ संगम लिटरेचर बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड नेचर ये देखा था। अक्कम एंड पूरम का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो मेलकनक्कू है जिसमें 8 एंथोलॉजीज यानी एट्टू टोकाई आता है एंड पट्टू पट्टू आता है, तो वो कौन से हैं यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं। मैंने आपको सेशन चालू होने से पहले एक बार बताया था कि क्या चीज़ें याद नहीं रखनी है, वो भी बताऊंगा। ये सारे जो नाम हैं याद नहीं रखने हैं। ठीक है। मैं आपको सीधे तौर पे बता दे रहा हूँ, ये नाम आप याद मत रखिएगा, इसका कोई मतलब ये नहीं है, यूज़ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आप कितना भी याद कर लो, आज याद कर लोगे कल भूल जाओगे, और किसी एग्जाम में ये नाम इस तरह से नहीं पूछे जाते। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप देख लीजिएगा। तो एट्टू टोकाई में 8 एंथोलॉजीज आती हैं। उसमें आता है नत्रिनई, कलिथोगाई, पत्रपट्टू, कुरंथोगाई, परिपदल, अक्कनरू, एन गुरुनुरु, पुरनारुरु। ये है आपके 8 एंथोलॉजीज। ठीक है। फिर पट्टू पट्टू में पुरुनत्रपतई, सिरुपंत्रपतई, ठीक है, पेरूमपनन त्रु पतई। ठीक है। जो पतई पतई इसका मतलब होता है कविता। ठीक है। थिरुमुरुगर थिरुमुरुगर त्रु पतई, ऐसे है बहुत सारे। तो यहाँ पे जो मैंने सिंबल्स जो दिए हैं ना, यहाँ पे ये जो 3 सिंबल्स हैं स्टार वाले, तो स्टार वाले जो आते हैं वो अकम में आते हैं, अकम, ये अकम में आते हैं। और बाकी जो सारे जिनको मैंने ये वाला सिंबल दिया है ना, ये वाला सिंबल यहाँ पे, तो वो वाले आते हैं पूरम में। तो हमने अकम एंड पूरम का डिवीजन समझा था, तो उसमें आते हैं। तो आपका जो नंदुल वदाई जो है, या फिर आपका मदुराई कंची है, या पलई पदुकदम है, ये सारे, या फिर आपका पहला पोर्नुनरत्रु पतई वगैरह, ये जो है पूरम में आते हैं। जो अकम में आते हैं वो है पट्टिन पलई,
मुल्लपट्टू एंड कुरिंजपट्टू, ये आते हैं आपके इसमें अक्कम में। ठीक है, नाम याद नहीं रखने हैं, बोर्ड पे थे इसलिए मैंने आपको मतलब ये किया है, एक्सप्लेन किया है। खैर ये याद नहीं रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अर्ली संगम टेक्स्ट जो हैं कुछ उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपकी अगस्त्यम। तो अगस्त्यम जो है ये अगस्त्यार ने लिखी है, अगस्त्यार यानी अगस्त्य। ठीक है, तो अगस्त्यार भी नाम आपको आ सकता है, अगस्त्यार, कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त्यार या अगस्त्य ये वही ऋषि है जिनके बारे में ऋग्वेद में भी बात करते हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट संगम and also the president of the second Sangam for some time, after which Tolkapiyar takes over. ठीक है, according to the Tamil tradition, it was the earliest book on Tamil grammar. तो classical Tamil grammar की book है ये, लेकिन हमें ये आज देखने को नहीं मिलती। ये नॉन एक्सटेंट बुक है, मतलब ये हमें नहीं मिलती है। Traditionally believed to have been compiled and taught in the first Sangam by अगस्त्यार यानी अगस्त्य टू 12 स्टूडेंट्स। तो आपने 12 स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया था, ऐसे माना जाता है। ये बुक हमें मिलती नहीं है, अगस्त्य की है। ठीक है, तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तोलका पीएम जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तोल का मीनिंग होता है ओल्ड, ठीक है, पीएम का मतलब होता है लिटरेचर। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू तोलकापियार। ठीक है, बिलीव टू हैव बीन रिटन एनीवेयर बिटवीन फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सी। तो कमीशन टू राइटिंग इन द फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सी। ठीक है, ये अगेन वर्क ऑन ग्रामर ही है, जिस तरह से ये था पिछला वाला उसी तरह से ये भी है ग्रामर के ऊपर का बुक। ठीक है, पोएटिक्स के ऊपर, रेटोरिक्स के ऊपर एंड लिटरेरी कन्वेंशंस के ऊपर इसमें बात की गई है। एंड इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल लिटरेचर, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल लिटरेचर। प्लीज इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Oldest surviving Tamil literature is your Tolkappiyam. It is the earliest complete work of linguistics in the world's ancient classical traditions. तो ये भी आपको याद रखना है, earliest complete work किसका? लिंग्विस्टिक्स का। वर्ल्ड की जो सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, ग्रीक वगैरह, उसमें तमिल भी आती है, और इस लैंग्वेज में लिखा हुआ तोलकापियम जो है वो वर्ल्ड का पहला ये है कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स के ऊपर का वर्क, ये वाला तोलकापियम याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पट्टिनन कलेक्कनक्कू के बारे में। तो ये आता है आपका लेटर संगम में। तो पट्टिनन कलेक्कनक्कू और इसके अलावा 5 संगम के एपिक्स, इनके बारे में अब बात होगी। ये सारे के सारे लेटर संगम में आते हैं। अब ये जो है 18 नाम फिर से एक बार रिपीट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं। मैंने कहा था हम इन पट्टिनन कलेक्कनक्कू में से 2 के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद 5 एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पट्टिनन कलेक्कनक्कू में से 2 कौन सी चीजें हैं? 10वां है यहाँ पे, तिनई मलाई नुरमपट्टू एंड थिरुक्कुरल, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम जो है आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से फिर बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अब थिरुक्कुरल के बारे में। ठीक है, तो थिरुक्कुरल को कुरल के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। थिरुक्कुरल एंड कुरल इज वन एंड द सेम। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पट्टिनन कलेक्कनक्कू एंड इट इज बिलीव्ड टू बी सेक्युलर इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्युलर है बुक थिरुक्कुरल। ठीक है, संगम लिटरेचर जो है बहुत ज्यादा रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है हर जगह पे, लेकिन थिरुक्कुरल जो है सेक्युलर इन नेचर हमें देखने को मिलता है। 1330 कपलेट्स हैं और 1330 कपलेट्स बोल एक्चुअली कपलेट्स, PLETS कपलेट्स। ठीक है, और इन कपलेट्स को एक्चुअली कुरल कहा जाता है। ठीक है, 133 चैप्टर है, हर चैप्टर में 10 कुरल है, 10 कपलेट हैं, और इसकी वजह से 1330 कपलेट्स आ जाते हैं। थिरुवल्लवुर को ये एक्चुअली एट्रीब्यूट किया जाता है, इसके लेखक जो है वो थिरुवल्लवुर है थिरुक्कुरल के। ठीक है, 3 बुक में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे हमने देखा था अकमनपुरम, एंड अकमनपुरम के अलावा हमने देखा था अरम, पोरुल, इनबाम एंड विदु। तो इसमें से ये बुक जो है 3 बुक्स में डिवाइडेड है, अरम यानी वर्चू, पोरुल यानी वेल्थ, इनबाम यानी लव। विदु नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो एक प्रकार था जिसमें तमिल जो है अपने पोएट्री को डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन में, तो वही यहाँ पे आ रहा है थिरुक्कुरल में। ठीक है, इट पेज कंसिडरेबल अटेंशन टू द मैटर्स
पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट, और इसी वजह से तमिल एंशियंट तमिल पॉलिटी को या फिर संगम पॉलिटी को कुरल पॉलिटी भी कहते हैं, कुरल पॉलिटी, क्योंकि तिरुकुरल में या कुरल में जो बुक का नाम है, इसमें जितना गवर्नमेंट के बारे में हमें जानकारी मिलती है उतनी और कहीं पे भी नहीं मिलती है, और इसी वजह से संगम पॉलिटी को कुरल पॉलिटी भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडी महाजन के बुक में आया है और आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेस ऑन द स्टेट क्राफ्ट इट इज समटाइम कंपेयर्ड टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थिरुकुरल को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ कंपेयर किया जाता है, एग्जाम में आने वाला मुद्दा है ये, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत फर्क है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ऐसे मानना है, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स का ऐसे मानना है कि शायद जो बेस जिसको रेफर किया था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखते वक्त और थिरुकुरल ने ये सॉरी थिरुवल्लुवर ने थिरुकुरल लिखते वक्त, वो सारा जो बेस है वो सेम था शायद, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी की वजह से कुछ स्कॉलर्स इसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ कंपेयर करते हैं। ट्रेडिशनली कॉल्ड अ वर्क ऑफ द थर्ड संगम, बट लिंग्विस्टिक बिलीव दैट इट इज अ पोस्ट संगम डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत बाद में लिखा है इसको, ऐसा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो एट्रीब्यूट तो थर्ड संगम को करते हैं, लेकिन लिखा बाद में गया है। इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 450 टू 500 सी, ठीक है, तो लगभग कम से कम 150-200 साल बाद जब संगम पीरियड खत्म होता है, क्योंकि संगम पीरियड कब खत्म होता है, 300 सी में खत्म होता है ना, 300 सी, तो उसके बाद 450 टू 500 मतलब लगभग 150 से 200 साल बाद इसको कंपाइल किया गया है थिरुकुरल को, ऐसे हम लोग कहते हैं। इसी वजह से इसको पोस्ट संगम लिटरेचर में भी डाला जाता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स रिच कंटेंट इट इज समटाइम्स कॉल्ड द तमिल वेदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर इसको द डिवाइन बुक भी करके जाना जाता है, थिरुकुरल को डिवाइन बुक के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तिनैमलाई निरुनपट्टू, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में हमें एक्चुअली 31 पोएम्स मिलती हैं फॉर ईच ऑफ द तिनाई, हर एक तिनाई यानी लैंडस्केप के ऊपर 31 पोएम हमें देखने को मिलती है, और तिनाई मतलब क्या है, संगम का लैंडस्केप है, ठीक है, तिनाई ये याद रखना है। तो 5 लैंडस्केप बताए गए हैं, कौन से, मुल्लई यानी फॉरेस्ट यानी जंगल, कुरुंजी यानी माउंटेन्स यानी पर्वत, मरुतम यानी फार्म लैंड यानी आपका एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है पलई, एरिड लैंड जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता, ठीक है, एरिड लैंड जहाँ पे पानी कम है, और नैताल जो है सी शोर यानी आपका ये बंदरगाह वाला एरिया वगैरह, ठीक है। तो ये 5 जो तिनाई हैं ये हमें तिनमलई नुरायन पट्टू इसमें मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गए पचिनन कलेकिनक्कु में से 18 में से 2। इसके बाद आते हैं आपके 5 तमिल एपिक्स, ठीक है। तो ये 5 तमिल एपिक्स कौन से हैं, शिल्पादिकरम, मणिमेखलाई, जीवगा चिंतामणि, वलयपति एंड कुंदलकेशी, ठीक है। इसमें से ये 2 तो बहुत ही फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के, और सीयूईटी पीजी में जीवगा चिंतामणि के ऊपर एक क्वेश्चन आके गया है जिसमें पूछा ये गया था कि जैन फिलोसॉफी वाला काम जो है संगम लिटरेचर में निम्नलिखित में से किसके ऊपर किया गया है, किस में किया गया है, तो ये है जीवगा चिंतामणि जिसमें जैन फिलोसॉफी डिस्कस होती है, वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। सीयूटी पीजी में आया है वैसे, ठीक है। तो एक सेशन काम खत्म, ये इसीलिए मैं कह रहा था इतने ज़्यादा डिटेल में मैंने हर एक संगम लिटरेचर की बुक को पढ़ के आपके लिए ये सेशन लाया है, ठीक है। तो चलिए अब 5 के 5 एपिक्स जो है वो भी झट से कर लेते हैं। तो शिल्पादिकरम जो है इसका मतलब होता है द सॉन्ग ऑफ द एंकलेट। स्टोरी जब मैं अगले स्लाइड पे आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा सॉन्ग ऑफ द एंकलेट क्यों बोला जाता है, ठीक है। 30 कैंटॉन्स हैं, चैप्टर्स अरेंज्ड इन 3 बुक्स, 3 बुक्स में 30 कैंटॉन्स। इलंगो अडिगल जो है इसके लेखक हैं इलंगो अडिगल, और कैरेक्टर्स कौन कौन है, कोवलन है, ये एक वेल्दी मर्चेंट है, मतलब बहुत ही मतलब पैसे वाले ये हैं, वो बिजनेसमैन है। कन्नागी जो है इनकी पत्नी है और बहुत ही पतिव्रता है, ठीक है। और माधवी जो है ये एक ब्यूटीफुल कॉर्टिजन है, मतलब डांसर होती है वो कोर्ट में पांड्या राजा के, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो है पुहार और मदुराई। पुहार जो है ये एक कोस्टल टाउन था, मदुराई जो है पांड्यों की कैपिटल है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जैन इन्फ्लुएंस, ठीक है।
तो जैन इन्फ्लुएंस इसमें काफ़ी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जैन फिलॉसफी डिस्कस नहीं की है। स्ट्रॉन्ग जैन इन्फ्लुएंस है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, गिव मी अ सेकंड। जी, तो यहाँ पे देखिए स्टोरी ऑफ शिल्पादिकरम क्या है। तो कोवलन जो है वो अपनी बीवी के साथ पुहार में रहता है, लेकिन उसको उसकी बीवी जो है ज़्यादा भाती नहीं है, तो ही फॉल्स इन लव विथ माधवी ऑफ मदुरई। तो वो बिजनेस के चलते मदुरई में जाता आता रहता है, उसमें वहाँ पे उसको माधवी के साथ प्यार हो जाता है। सो ही लीव्स कन्नागी, वो उसको छोड़ देता है, अबैंडन कर देता है और माधवी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद माधवी के साथ उसके झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोवलन जो है वापस आ जाता है कन्नागी के पास। अब कन्नागी जो है वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, अपना अपना जो पति है गलती करा है, माफी भी मांग रहा है, वापस आ रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब कोवलन के पास धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। कन्नागी बोलती है मेरे पास एंकलेट है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग है ना मदुरई चलते हैं। मदुरई में ये जो मेरा एंकलेट है, ये जो मेरा पायल है मेरी, उसको आप किसी ज्वेलर को बेच दो, और उसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। वो बोलता है बहुत बढ़िया प्लान है, चलो मदुरई। मदुरई चलते हैं, वहाँ पे एक ज्वेलर के पास वो जाता है और वो एंकलेट दिखाता है। अब ये जो ज्वेलर है उसने वो चोरी की होती है एंकलेट की रानी के। रानी का एंकलेट और कन्नागी का एंकलेट यानी पायल, दोनों के दोनों सेम टू सेम है दिखने को। तो जो चोरी का जो इल्ज़ाम है, रानी के पायल के चोरी का इल्ज़ाम, अब ये जो कपटी ज्वेलर है ना, वो इसके ऊपर डाल देता है, कोवलन के ऊपर, जिसकी वजह से राजा जो है कोवलन को मृत्यु दंड दे देता है। जैसे ही उसको मृत्यु दंड मिल जाता है, उसके बाद कन्नागी आती है और वो क्या करती है, अपने पति की इनोसेंस को प्रूव करती है। किस तरह से? वो अपना एंकलेट फोड़ती है। एंकलेट फोड़ने के बाद उसमें से रूबी निकलते हैं, लाल कलर के हीरे वगैरह। ठीक है, और जो रानी का एंकलेट है उसके अंदर जो है मोती यानी पर्ल थे। ठीक है, तो कन्नागी जो है वो अपने पति की ये प्रूव कर देती है, इनोसेंस प्रूव कर देती है, लेकिन पति तो चल बसे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कन्नागी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बहुत ज़्यादा एंग्री भी होती है। तो उसके बाद जब ये इनोसेंस वगैरह जो वो प्रूव कर लेती है ना, तो राजा जो है जिसने एक गलत आदमी को मौत के घाट उतार दिया है, वो मर जाता है उस दुख में, और उसकी रानी अपने पति के एक दुख में मर जाती है। कन्नागी जो है अपने पति का ये इनोसेंस प्रूव करने के बाद बहुत गुस्से में आके अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट जो है वो काट के सिटी ऑफ मदुरई में फेंकती है। द सिटी ऑफ मदुरई इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड देन एंड उसके बाद कन्नागी को एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री के तौर पे पूजा जाने लग गया मदुरई में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है शिल्पादिकरम की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मणिमेगलाई, ये जो है ये सेकंड तमिल एपिक है। मणिमेगलाई का मतलब होता है द ज्वेल बेल्ट। ठीक है, अब मणिमेगलाई कौन है? मणिमेगलाई इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। तो हमने पढ़ा था इसमें शिल्पादिकरम में कोवलन जो है माधवी के साथ जाके रहता है मदुरई में, तो वहाँ पे उनके प्रेम संबंध से उनको एक बेटी होती है जिसका नाम वो लगते हैं मणिमेगलाई। ठीक है, अब इसका जो मणिमेगलाई के जो ऑथर हैं वो है सतलई सतनार। ठीक है, सतलई सतनार जो हैं ये इसके ऑथर हैं, और ये भी जो है 30 कैंटोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और इसके साथ इसका एक प्रियम्बल भी आता है मणिमेगलाई का। यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो उदय कुमार है, ये एक प्रिंस है, राजकुमार है। मणिमेगलाई जो है डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, जैसे कि अभी मैंने कहा। लोकेशन मदुरई एंड कांची है। ठीक है, तो पहले इसमें पुहार और कांची थी, सॉरी पुहार एंड मदुरई थी। अब यहाँ पे देखो स्टोरी मदुरई और कांची में है, आगे बढ़ती है स्टोरी। ये भी याद रखना है, हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको एग्जाम के लिए आ सकता है। ठीक है, दिस टेक्स द स्टोरी अहेड फ्रॉम शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम की स्टोरी जो है आगे लेके जाता है मणिमेगलाई। ठीक है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। तो शिल्पादिकरम पे जैन इन्फ्लुएंस था, लेकिन मणिमेगलाई के ऊपर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड इंफीरियर टू शिल्पादिकरम ड्यू टू ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या है ना, मणिमेगलाई में कैरेक्टर या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। शिल्पादिकरम में कैसे है ना, बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो ग्रे कैरेक्टर्स हैं, वो पूरी तरह से खराब भी नहीं है, पूरी तरह से अच्छे भी नहीं है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा घुले मिले कैरेक्टर्स वगैरह शिल्पादिकरम में खुल के नजर आते हैं हमें। यहाँ पे है ना, एक तो खराब है या तो मतलब अच्छा है इंसान, इस तरह से दिखाया गया है।
और इसके अलावा मणिमेगलाई में ना स्टोरी से ज़्यादा चमत्कार और सुपरनैचुरल इंटरवेंशन इसके बारे में बात ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मणिमेगलाई के पास एक जादुई बोल है जिसमें से वो खाना जो है जितना चाहे मतलब निकाल के लोगों में बांट सकती है। इस तरह के चमत्कार वगैरह बात की गई है मणिमेगलाई के में। इसकी वजह से मणिमेगलाई को लेसर ऑफ द टू एपिक्स कहा जाता है। शिल्पादिकरम एंड मणिमेगलाई में मणिमेगलाई इज कंसिडर्ड लेसर इन स्टेटस देन दैट ऑफ शिल्पादिकरम। ठीक है, तो इलंगो आर्टिकल का जो शिल्पादिकरम है वो ऑन द टॉप है। ठीक है, मणिमेगलाई जो सतलई सत्यनारायण ने लिखा है वो थोड़ा सा नीचे आता है उसके। तो स्टोरी क्या है मणिमेगलाई की वो देख लेते हैं। उदय कुमार जो है वो मणिमेगलाई के प्यार में पागल है। ठीक है, ये एक प्रिंस है, राजकुमार है और उसको मणिमेगलाई बहुत पसंद है। मणिमेगलाई को लेकिन उदय कुमार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मतलब अपनी माताजी जो है माधवी की तरह कोर्ट में डांस करने की कोशिश की लेकिन उसको उसका मन नहीं लगा, जिसकी वजह से अब वो बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती है। ठीक है, और चूंकि उदय कुमार जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो वो क्या कर लेती है, एक काया चांदिकाई करके एक औरत है उसका रूप धारण कर लेती है। शी अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ अनदर वुमन जिसका नाम क्या दिया गया है, काया चांदिकाई। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे देखो ये रूप धारण करना वगैरह फिर से एक बार मतलब आप देख सकते हैं कि चमत्कार वगैरह घट रहे हैं, रूप धारण हो रहे हैं। इसकी वजह से मणिमेगलाई को शिल्पादिकरम से नीचे का दर्जा दिया जाता है। तो इसका रूप धारण कर लेती है और वो मदुरई में जो है अपने मैजिक बॉल से लोगों को फूड वगैरह देती रहती है। ऐसे में क्या होता है, शी इज स्पॉटेड विद द प्रिंस बाय द हस्बैंड ऑफ रियल काया चांदिकाई। तो ये जो रियल औरत है ना काया चांदिकाई, उसका हस्बैंड जो है देख लेता है मणिमेगलाई को प्रिंस के साथ और उसको लगता है अरे मेरी बीवी इस प्रिंस के साथ क्या कर रही है। तो उन दोनों में झगड़ा होता है जिसमें इन द फिट ऑफ जेलसी द हस्बैंड ऑफ रियल काया चांदिकाई जो है वो प्रिंस को मौत के घाट उतार देता है। ठीक है, जिसके बाद मणिमेगलाई को ये सब करने के लिए जेल में डाला जाता है। ठीक है, वहां पे उनको बहुत टॉर्चर भी किया जाता है। उसके बाद क्वीन को ये रियलाइज होता है कि जिसको हमने जेल में डाला है मणिमेगलाई, वो एक्चुअली बहुत ही सेंटली पर्सन है, बहुत ही उम्दा मतलब औरत है और ऐसा हमने उनके साथ नहीं करना चाहिए था। तो वो उसको फॉरगिवनेस मतलब क्षमा की याचना करती है और उसको फ्री कर देती है, उसको छोड़ देती है। तो वहां से मतलब मदुरई की जेल से छूटने के बाद वो जाती है कांची और वहाँ पे गरीब लोगों की सेवा करनी वो शुरू कर देती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ये आया होता है, सूखा पड़ा होता है, तो उसमें वो लोगों की बहुत ज़्यादा ये करती है, मदद करती है और फाइनली जो उसकी जो विश थी वो फुलफिल हो जाती है कांची में आके, जहाँ पे वो एक बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। ये आपकी पूरी की पूरी मणिमेगलाई की स्टोरी है। अगर आप चाहते हो कि इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उपिंदर सिंह जी की किताब में शिल्पादिकरम एंड मणिमेगलाई की बहुत ही सुंदर तरीके से स्टोरी दी गई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो अपना ये है क्या बोलते हैं एपिक, तमिल एपिक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है जीवागा चिंतामणि। ठीक है, ये एक जैन फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस वाली बुक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैन फिलोसॉफी डिस्कस की गई है। ये वाला क्वेश्चन पहले आ भी गया है। ठीक है, ये किसने लिखी है, कट्टेवरा तिरुत कट्टेवरा, इन्होंने ये किताब लिखी है जीवगा चिंतामणि। एंड इट इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु इज द परफेक्ट मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स, परफेक्ट वॉरियर एंड अ परफेक्ट लवर विथ न्यूमरस वाइफ्स। मतलब एक राजकुमार की स्टोरी है, ये परफेक्ट राजकुमार है, इसकी ये स्टोरी है। ठीक है, अगला जो एपिक है वलयपति, बाकी के जो तीन है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको हम लोग जल्दी से निपटा लेंगे। जो कुछ भी है थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे। तो वलयपति जो है इसका मीनिंग होता है अनबेंडिंग मैन या स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी जो स्टोरी है तो ये अब लगभग हमने खो दी है, वी डू नॉट एक्चुअली गेट दिस बुक। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैन या फिर अनबेंडिंग मैन क्यों कहा गया है, बेंड ना होने वाला इंसान। ठीक है, जो झुकेगा नहीं वो वाला है ना, वो झुकेगा नहीं, अनबेंडिंग मैन। ठीक है, तो ये जो है ऐसा क्यों कहा गया है, ये एक स्टोरी एक ऐसे बालक की है जिसके पिताजी जो है उसको छोड़ के चले जाए, उसको और उसकी माताजी को। तो एक फादर है, उनकी दो पत्नियां हैं, दो पत्नियों में से जिसने एक बालक को जन्म दिया है, उनके बच्चे को जन्म दिया है, उस
पत्नी को छोड़ के वो चले जाते हैं, मतलब उस पत्नी को और उस बालक को वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो बालक है वो जब बड़ा होता है तब अपने पिता कौन है ये ढूंढ रहा है। तो वो बिल्कुल हटता नहीं है, झुकता नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इसको मतलब वो स्ट्रांग मैन है ऐसे दिखाने की कोशिश है। ठीक है, द डोमिनेंट इमोशन ऑफ दिस एपिक इज लव। ठीक है, सेपरेशन, लव, एंड इट्स प्रिडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव इज इनकलकेशन ऑफ जैन प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स। तो जैन प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स जो हैं उसको समाज में ये मिलने के लिए, एक प्रकार से समाज में उतरने के लिए, जो जैन प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स है उसको समाज में उतारने के लिए इसको लिखा गया है, ऐसे हमें लगता है। तो वलयपति एक प्रकार से देखा जाए तो अगेन एक जैन टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट का देख लेते हैं, कुंदलकेसी। ठीक है, कुंदलकेसी ये जो है फिफ्थ एपिक है। तो ये जो है इट लिटरली मीन्स वुमन विथ करली हेयर, कुंदल केसी या कुंतल केसी। ठीक है, कुंदल केसी, केसी मतलब बाल, कुंदल यानी कर्ली। ठीक है, वुमन विथ कर्ली हेयर। ये बुद्धिस्ट एपिक है, तमिल बुद्धिस्ट एपिक, तो ये याद रखना है। तो ज्यादातर हमने क्या देखे हैं, जैन है, लेकिन कुछ जो है वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, तो मणिमेगलाई जो है उसमें प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कुंदलकेसी में भी बुद्धिस्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, शिल्पादिकरम जैन वाला है, या फिर वलयपति जैन फिलोसॉफी वाला है, जीवक चिंतामणि जैन फिलोसॉफी वाला है। कुंदलकेसी यहाँ पे हमने देखा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ में देखने को मिलता है। इट इज एट्रीब्यूटेड टू नथा कुथ नाथा कुथनार। ठीक है, नाथा कुथनार, इनको ये एट्रीब्यूट किया जाता है, ये इसके लेखक है ऐसा माना जाता है। ठीक है, कमीशन टू राइटिंग समवेयर इन द 10th सेंचुरी सी, जो मैंने बोला था पोस्ट संगम में भी बहुत मतलब सालों बाद, बहुत सेंचुरीज के बाद कुछ संगम के जो एपिक्स वगैरह है उनकी रचना की गई है। उसमें आता है कुंदलकेसी, जो स्कॉलर्स मानते हैं 10th सेंचुरी सी में लिखी है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी क्या है देखते हैं। कुंदलकेसी इज बॉर्न इन अ मर्चेंट फैमिली, ये एक औरत है, ये पुहार में रहती है। ठीक है, और उनकी जो माता जी हैं वो उनको जन्म के साथ वो उनको खो देती हैं, जिसकी वजह से उनके जो पिताजी हैं बड़े लाड प्यार से उनको रख देते हैं अपने घर में, मतलब ठीक है, बड़े लाड प्यार से उसको बड़ा करते हैं। एक दिन क्या होता है, एक बुद्धिस्ट रॉबर जो हैं उनको वो देखती हैं। ठीक है, वो रॉबर है, मतलब चोरी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ऐसे एक इंसान को वो देखती है, उसके प्यार में पड़ जाती है। ठीक है, लिटरेरी वर्क है, समझिए स्टोरी है। ठीक है, तो उसके प्यार में पड़ जाती है, प्यार में वो मतलब लगभग पागल ही हो जाती है। उसका नाम है कालन। ठीक है, जो बुद्धिस्ट रॉबर हैं, जो बुद्धिस्ट चोर हैं यहाँ पे, वो उसका नाम है कालन। ठीक है, उसका धर्म है बुद्धिस्ट। कुंदलकेसी जो है वो अपने पापा को बोलती कि देखो ये तो ठहरा चोर, इसके ऊपर मतलब सरकार जो है ना, इन्होंने इसको ये भी करा है, मतलब डेथ पेनल्टी जो है वो भी इसको दे दी है सरकार ने, मतलब राजा ने। तो कुंदलकेसी क्या कहती है अपने पापा से कि ठीक है यार, आप बहुत वेल्दी मर्चेंट हो, आप एक काम कीजिए, कालन के ऊपर मेरा प्रेम है, तो आप इसको बचा लीजिए। तो जो पिता हैं वो लोकल राजा के कोर्ट में एक मिनिस्टर भी हैं, तो वो अपने बेटी के प्यार के खातिर राजा के पास जाते हैं। कलान को रिलीज, जेल से रिलीज करने के लिए जो कुछ भी पैसे देने पड़ रहे हैं उसकी जमानत के लिए, वो जमानत के पैसे दे देते हैं। और फिर उसके बाद कुंदलकेसी और कलान जो है दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इस तरह की ये स्टोरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थी आपकी फिफ्थ, ये क्या बोलते हैं, ये एपिक। ठीक है, तो समरी में हम लोग क्या क्या देखे हैं वो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संगम लिटरेचर किस तरह से रिच एंड डाइवर्स है वो हमने देखा, स्पेशली इंट्रोडक्शन में 3 संगम्स के बारे में चर्चा की कि कहाँ कहाँ पे हुए हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन सी कृतियाँ वहाँ पे रची गई थी, वगैरह वगैरह देखा हमने। अक्कम एंड पूरम के सिद्धांतों के बारे में जाना हमने। डिवीजन अर्ली एंड लेटर, नैरेटिव एंड डिडैक्टिक, इसके बारे में जाना। उसके बाद हमने एट्टू टोकाई, पट्टू पट्टू, पटिनन कलेक्कनक्कू एंड 5 एपिक्स, इसके बारे में भी जाना है। और हमने तिनाई के कंसेप्ट को भी समझा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर सेशन में की थी। होमवर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नाम है, स्पेशली जो मैंने टाइटल में नाम दिए गए हैं, जो बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 5 एपिक हो, थिरुक्कुरल हो, इस तरह की जो बुक्स हैं
वो नाम जो है आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप याद करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टेक्स्ट डिस्कस्ड इन द वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में जो कुछ भी हमने देखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ कहीं पे भी मैंने IMP लिखा हो, वो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, फिर से एक बार रिवाइज करने हैं। पे स्पेशल अटेंशन टू रिलीजियस अंडरटोन्स। कौन सी किताब कौन से धर्म के फिलॉसफी को या कौन से धर्म को आगे लेके बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस CUET PG हिस्ट्री PYQs बेस्ड ऑन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर पे आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा क्योंकि PYQs जो है ज़्यादा रिपीट नहीं होते, तो आपको MCQs भी करने पड़ेंगे, जिसके ऊपर बेस मतलब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर रह पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका एक सेशन, काम खत्म। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। एक सेशन काम खत्म, संगम लिटरेचर अब यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह के और भी ज़्यादा अच्छे सेशंस मैं आपके लिए लेके ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है योगेश लानकर। बाय बाय।